गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, आज हम मेंसुरेशन और हाइट एंड डिस्टेंस है, मेंसुरेशन के कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं वो डिस्कस करेंगे और हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक जो है वो कंप्लीट करेंगे। और कल की क्लास मुझे पता है थोड़ी सी आप भी बोर हुए होंगे और मेरा भी हेल्थ इश्यू था। आज 50% थोड़ा रिलैक्स है। होप कि आज अपनी क्लास का समापन अच्छे से होगा, टेंशन मत लो आप। और कल जो क्वेश्चन रह गए वो भी आपसे डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। तो 2 दिन हेल्थ इश्यूज होने के कारण थोड़ा सा इसके लिए सॉरी, आपकी क्लास में अगर कोई व्यवधान पहुंचा हो तो। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर को। तो पहले तो ऐसा करते हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस जो क्वेश्चन है, जो चैप्टर है, वो सिर्फ मेन ट्रिगोनोमेट्री की जो लास्ट प्रॉपर्टीज होती है ना, राइट एंगल ट्राइंगल, उसमें परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस, उन्हीं से रिलेटेड है। तो उनके क्वेश्चंस भी मैं लेके आया हूँ और मैक्सिमम कोशिश रहेगी कि आज अपन को क्वेश्चन लिखने ना पड़े। तो जो क्वेश्चन आपके 2010 से लेके 2020 के बीच में जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं, उनके सबके इंडिविजुअल क्वेश्चंस के मैं स्क्रीनशॉट लेके आया हूँ, जिनको हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। पर उससे पहले जो 2 क्वेश्चन अपनी प्रीवियस क्लास के रहे हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो पिछली क्लास में जो अपना था वैसा एक क्वेश्चन अभी आया हुआ भी अपने, पहले मैं बता देता हूँ। मैंने कहा था वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है आपको दे रखा था 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, याद आ रहा होगा, है ना। और उसके ऊपर धागे से पूरे कर्व्ड सरफेस एरिया को कवर किया जाता है। और उस धागे का व्यास कितना था, डायमीटर कितना था, ये पूछा था। और आपको ये पूछा था कि उस धागे की लंबाई कितनी होगी। तो मैंने आपको इसका डायग्राम बताया भी था। मैंने कहा था कि यहां पे गैप नहीं है दोनों धागों के बीच में, हालांकि ये लाइनें एक दूसरे से टच हो रही है। मैं इसको फ्री हैंड बना रहा हूं तो आपको थोड़ा स्पेस दिख रहा होगा, पर ये लाइनें आपस में टच हो रही हैं। और ये जो लाइन है, मतलब ये जो तार है, इसका डायमीटर कितना है, 6.25। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या, 6.25 गुणा 10 की पावर -1। अब आप ही देखिए, जितना जितना तार मोटा है उसके ऊपर आप लपेटते जाएंगे ना, उतनी इसकी ऊंचाई कवर होती जाएगी। सिंपल सी बात है, आप खुद ही देख लीजिए। एक तार को आप गोल बोतल के चारों ओर लपेटते हुए जाइए, तो वो बोतल जो है ना, उस पर एक बार जब आप लपेटोगे तो उसकी कितनी दूरी तय होगी, जितना वो तार मोटा होगा। सिंपल सी बात है, तार मोटा होगा मतलब उसका व्यास कितना दे रखा है आपको, 6.25 गुणा 10 की पावर -1। अब आपको पता है कि प्रत्येक बार में वो कितनी दूरी तय करने वाला है। पहले तो आपने पिछली बार एक चीज निकाली थी, टोटल राउंड्स कितने लगेंगे। तो आपको याद हो, टोटल राउंड निकालने के लिए आपने क्या किया था, n = h/, कितनी दूरी प्रत्येक बार में तय हो रही है। वहां पे 12 मीटर की हो रही थी ना पिछले वाले क्वेश्चन में, तो आपने क्या किया था, टोटल हाइट में 12 का भाग दिया था, जो 23 आए थे, शायद 276 में दिया था, 23 का भाग दिया था। तो आपके पास वो आ गई थी टोटल संख्या। यहां पे क्या है, आपके पास 6.25 × 10⁻⁻1 इतनी डिस्टेंस पे टोटल हाइट कवर हो रही है। जैसे मान लीजिए कि 20 सेंटीमीटर हाइट है और तार की चौड़ाई जो तार है ना, उसका व्यास 2 सेंटीमीटर का है। तो आपको पता है ना कितने फेरे लगेंगे, 10। भाई 20 सेंटीमीटर हाइट है, हर बार तार 2-2 सेंटीमीटर की दूरी कवर कर रहा है, तो टोटल कितने राउंड्स लगेंगे, 10। यहां आपको हाइट पता नहीं है, हाइट नहीं पता है, राउंड्स आप निकाल रहे हैं, और अपॉन में 6.25 × 10⁻⁻1 जो तार की मोटाई है उसका आप भाग देंगे तो नंबर ऑफ राउंड्स आ जाएंगे क्या। अब एक बात बताओ, एक बार में वो तार कितनी दूरी तय कर रहा है, 2πr, ठीक है। और ऐसे कितने राउंड लगाऊंगा कि वो तार पूरा उस सिलेंडर को ढक लेगा, n, तो 2πr × n होगा क्या, ये टोटल उसको कवर कर लेगा। भाई एक बार में तार है बोतल के चारों ओर, अगर आप तार लपेट रहे हो तो एक बार में वो अपनी परिधि के बराबर दूरी तय कर रहा है, पेरीमीटर के बराबर।
जिसको हम सर्कमफेरेंस भी बोलते हैं। तो ऐसे n राउंड के साथ कितनी करेगा 2 पाई r इंटू एन। अब आपको पता है n का मान कितना होगा, तो 2 पाई r इंटू एन की जगह क्या रख देंगे h अपॉन 6.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1। ठीक है, अब ये बताइए 2 पाई आर एच जो है ये क्या होता है, आपको ध्यान हो तो 2 पाई आर एच क्या होता है, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो आप इसको लिख सकते हो सी एस ए और अपॉन, अब सी एस ए कितना दे रखा है 800 बट्टा 6.25 गुणा 10 की पावर माइनस 1 है, उसको ऊपर ले जाऊं क्या, तो ऊपर 10 चला जाएगा, 10 की पावर 1 या 10 बोल सकते हो आप इसको। अब जैसे ही आपने इस दशमलव को हटाओगे, यानी कि आप इस दशमलव को हटाने के लिए ऊपर नीचे 100 से गुणा कर दो, कर दिया। अब सिंप्लीफाई कीजिए, ये दशमलव अब नहीं रहा भाई, ठीक है। अब देखो ये 100 जो है ये इस दशमलव को ले जाएगा, 25 25 625, 25 चौक 100। अब 5 5 25, 5 दूनी 10, तो और भी कट रहे हैं क्या 160, तो 16 दूनी 32 चौक 128, 1280 सेंटीमीटर। लेकिन हमें तार की लंबाई किस में पूछी है, मीटर में। तो आप क्या करेंगे, किसका भाग दे देंगे इसमें 1280 सेंटीमीटर में, 1280 सेंटीमीटर में 100 का भाग दे दीजिए, 12.8 मीटर होगा। आपके एक और सेम टू सेम क्वेश्चन और आया हुआ है, वो मैं बता दूंगा कौन सा है, अभी आप इसको उतार लीजिए। डेटा चेंज था, बस नहीं समझ में आया दोबारा समझा देते हैं, समझाएं। देखो ध्यान से देखें सारे, एक इसी को ही मान लेते हैं अपन सिलेंडर, सिलेंड्रिकल सरफेस ही है इसकी, इसके चारों ओर मैं तार लपेटूंगा। और देखो जंजीर टाइप नहीं होती क्या, जो पेन को पूरा कवर करके रखती है, आप पेन लेके आते हैं उस पर जंजीर लगी हुई होती है और वो उस पेन को पूरा कवर करती है। मान लो कि वो जंजीर मैं उस पूरे रिफिल को ही कवर करवा दूं, सही बात है क्या, और उस जंजीर की कोई ना कोई मोटाई होती है। अब आपको ये पता चल जाएगी वो जंजीर की मोटाई 6.25 गुणा 10 की पावर माइनस 1 मीटर है, तो आप क्या सेंटीमीटर है, तो आप क्या कहेंगे सर एक राउंड लगाते ही 6.25 कवर हो गया क्या। फिर आप एक और राउंड लगाएंगे तो 6.25 प्लस 6.25 2 बार कवर हो गया। ऐसे ही 3 राउंड में एक बार और 6.25। अब मुझे नहीं पता वो राउंड कितने लगाऊंगा, लेकिन मुझे इतना आइडिया कि वो मान लो n राउंड लगाने वाला हूं, और n राउंड लगाने पर ये टोटल पेन पूरा चारों ओर तार से ढक जाएगा, सही बात है ना। अब n राउंड, अब ये बताओ इसकी टोटल हाइट कितनी है, वो आपको दे रखी है h, पिछले वाले में दी थी यहां दी नहीं, तो आप टोटल हाइट को क्या मानेंगे h मानेंगे। और h में अगर मैं जितनी जितनी दूरी वो कवर कर रही है उसका भाग दे दूंगा तो इसके कितने राउंड लगे वो पता चल जाएगा क्या। तो h में किसका भाग देंगे आप, जितनी इसकी मोटाई है। भाई ये आप सोच के देखो ना यार, कि अगर ये 25 है टोटल लंबाई और ये एक बार में 5 कवर कर रहा है, दोबारा 5 कवर कर रहा है, 3 बार 5, ऐसे कितने राउंड लगेंगे 5 राउंड लगेंगे, तभी तो 25 कवर होगा। तो वैसे ही यहां पे h में आप भाग दे दीजिए किसका, कहां लिखा था मैंने, ये रहा, तो n आ जाएगा राउंड, नंबर ऑफ राउंड्स। अब आप बताओ एक बार में टोटल दूरी वो परिधि के बराबर तय करेगा, जो कितनी होगी उसकी 2 पाई r, तो n राउंड में कितना करेगा 2 पाई r इंटू n, वही उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। n की जगह आप वो वैल्यू रख दो, तो n की जगह ये वैल्यू रखते ही h अपॉन ये आ जाएगा। अब ये 2 पाई आर एच बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है क्या, तो आप 2 पाई आर एच को एक साइड में ले लीजिए और इसकी जगह क्या रख सकते हैं 2 पाई आर एच क्या होता है, और अपॉन में जो बच गया वो ऐसे कैसे आ गया, ये रहा। अब इसको सिंप्लीफाई किया है, आंसर 1280 सेंटीमीटर आया है, लेकिन मैंने जो आपको ऑप्शंस दिए थे ना उसमें 12.8 था मीटर, तो इस प्रकार से होगा। समझ में आया, ठीक, आगे बढ़े। हाँ बोलिए।
ये वाला देखो, मैंने CS से जो आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, वो रहा 800, ये रख दिया। अब 800 में मैंने भाग दिया है किसका, 6.25 गुणा 10 की पावर -1। अब ये 10 की पावर -1 को ऊपर भेजूंगा तो काय का जाएगा। अब इस दशमलव को हटाने के लिए मैंने ऊपर नीचे 100 से गुणा कर दिया क्या, अरे 6.25 को 100 से गुणा करोगे तभी तो 625 बनेगा वो। हाँ तो वो भी एक ही बात होती है। अरे मेरी बात सुनो, अगर आप इसको एग्जैक्टली मेंशन करोगे, चलो आप ये कहना चाह रहे हैं सर पॉइंट हटा देंगे ऊपर $00 लगा देंगे, यही कहना चाह रहे हैं क्या आप, तो मैंने वही तो किया है भाई। ये 100 इस 6.25 से गुणा होते ही पॉइंट नहीं हट जाएगा क्या, तो ये तो 625 है। मतलब थोड़ा सा चेंज किया तो कंफ्यूज हो रहे हो। चलो ठीक है, पॉइंट हटा दो, ये हटा रहे हैं, पॉइंट हटा दूं और गुणा क्या कर दूं यहां पे। अब ये 625 है क्या, तो ये 625 है, तो मैंने इस 625 को लिखने के लिए साथ में क्या गुणा किया, 6.25 को 100 से किया। ये किसी के समझ में नहीं आ रही बात, अरे नहीं आ रही उनको बता दूं एक बार, कंफ्यूज नहीं जाना। आज मैं लास्ट क्लास में नेगेटिविटी लेके नहीं जाना चाहता। देखो इधर मान लो 15 में आपको भाग देना है 0.5 का, तो अधिकांश बच्चे तो ये कह रहे हैं कि 15 गुणा 10 कर देंगे ऊपर और नीचे पॉइंट हटा देंगे, यही कहना चाह रहे हैं। और मैं इसको ऐसे कह रहा हूं कि उसको ऊपर भी 10 से गुणा कर दिया, नीचे भी 10 से गुणा कर दिया, तो ये पॉइंट नहीं हट गया क्या, देखो आके 0.5 10 से गुणा होते ही क्या बनेगा, हाँ जी बता दिया। 0.5 को 10 से गुणा करते ही 5 बन गया, ऊपर 10 आ गया, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। ये क्या आ गया, क्वेश्चन देखिए भाई, समझ में आ रहा है क्या, क्या क्वेश्चन है। आज सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं जो रह गए हैं अपने, कम से कम लिखने का टाइम बचेगा। अब आप दिख रहा है क्या सबको, थोड़ा और जूम करें, अब दिख रहा है, देखिए यह आपके एग्जाम में आया हुआ है। प्रश्न क्या है, सारी चीजें माइंड में रहनी चाहिए, ज्योमेट्री भी, मेंसुरेशन भी, सारी चीजें। एक त्रिभुज है जिसकी 2 माध्यिकाएं परस्पर लंबवत हैं और कह रहा है दोनों भुजाओं की लंबाइयां A और B है, ठीक है। आपसे पूछा है बताइए तीसरी भुजा की लंबाई क्या है। डायग्राम बना के हेल्प करूं, ये लीजिए देखिए, अब ये A है, ये B है और ये C है, ये माध्यिका है भाई। अच्छा माध्यिकाएं परस्पर लंबवत है, ये कह रहा है ये अगर A है, ये अगर B है, तो तीसरी भुजा दे नहीं रखी, लेकिन पूछ रहा है कि तीसरी भुजा मान लो क्या मान लेते हैं अपन, C, और वो C का मान पूछना चाह रहा है A और B की फॉर्म में।
बताइए कैसे करेंगे। एक प्रॉपर्टी बताई थी, याद करो, जब मैंने त्रिभुज में ना केंद्रक के बारे में अपन ने बात की थी तो मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर AG बराबर BC है तो ये समकोण होगा, ये प्रूव करके बताया था। किसी को ध्यान आ रहा है? करवाया था ना। मैंने बोला केंद्रक में एक ही प्रॉपर्टी होती है, और वो कैसे? मैंने बोला अगर ये भुजा इस पूरी भुजा के बराबर हो तो ये बनने वाला कोण 90 डिग्री होगा। केंद्रक में मैंने बोला था कोण से रिलेटेड एक ही प्रॉपर्टी है जो सबसे महत्वपूर्ण है। अगर नहीं याद है तो पन्ने पलट लो, अभी दिखा देता हूं मैं, किसी भी रजिस्टर का चेक कर सकते हो आप, जहां केंद्रक के बारे में पढ़ाया है। केंद्रक निकालिए एक बार आप। ये देखो लिखवा रखा है कोण BGC बराबर 90 डिग्री। याद आ गई बात? इसका मतलब क्या है कि ये जो BC है ये किसके बराबर है? इसका मतलब AG बराबर क्या है? एक इंफॉर्मेशन मिल गई अगर किसी को ये चीज याद है तब तो। अब ये चीजें याद होनी जरूरी है कि अगर यहां 90 डिग्री बन रहा है, एक बार मैं थोड़ा सा आपको ध्यान दिलाता हूं, कई भूल गए होंगे। मैंने ऐसे कहा था कि बातें मत करो, ABC ये D है, और मैंने ये कहा था कि अगर ये AG बराबर BC है, AG बराबर क्या है? BC है, तो बताइए कोण BGC का मान क्या होगा जब G क्या है? केंद्रक है। ध्यान से देख लें अब एक बार, अगर किसी ने वो क्लास अटेंड नहीं किया तो अब समझ लें ध्यान से। मैं एक बात बता देता हूं आपको इसमें कि ये AG बराबर क्या है? BC, मतलब ये भुजा और ये लंबाई ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो आप बताओ अगर मैं इसको 2 मानूं सपोज करो, तो ये भी कितनी है? 2 है। और केंद्रक माध्यिका को किस अनुपात में बांटता है? 2:1 में। तो अगर ये टोटल 2 है तो ये कितनी है? 1 है क्या? अब आपको पता है कि AD क्या है? माध्यिका है। भाई केंद्रक क्या होता है? माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, यानी कोई भी शीर्ष से खींची जाने वाली रेखा अगर केंद्रक से होके गुजरती है तो वो त्रिभुज की जरूर माध्यिका होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये AD क्या है? माध्यिका। तो 2:1 में बांटता है, मतलब ये 2 है तो ये 1 है, और माध्यिका भी इस भुजा को 2 बराबर भागों में बांटेगी। ये 1 है तो ये भी क्या हो गया? 1 हो गया। अब आप देखिए अगर ये समान भुजाएं हैं क्या इस त्रिभुज में? अगर मैं इसको अक्ष मानूं तो ये भी कितना होगा? क्योंकि समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं। अगर मैं इसको y मानूं तो ये भी कितना होगा? अब एक त्रिभुज दिख रहा है BGC, त्रिभुज BGC बराबर क्या होगा? देखो अक्ष ये ले लिया प्लस y, ठीक है, ये कितना? अक्ष प्लस y, और तीनों कोणों का योग। तो अक्ष 2 बार रिपीट हो रहा है, y 2 बार रिपीट हो रहा है, तो आप इसको क्या लिखेंगे? ट्वाइस ऑफ अक्ष प्लस y इक्वल टू, तो 2 से काट दीजिए इसको, अक्ष प्लस y कितना आ गया? अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर ये माध्यिका का जो प्रतिच्छेद बिंदु है ये अगर इस भुजा के बराबर है तो यहां कोण कितना बनेगा? 90 डिग्री। और इसका विलोम भी सत्य है कि अगर यहां पे कोण 90 बन रहा है तो जरूर ये भुजा, ये माध्यिका का 2/3 हिस्सा इस पूरी भुजा के बराबर होगा। क्या ये बात भी सत्य है? दोनों एक दूसरे का पालन कर रही है। याद हो गई बात? तो अगले ने आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। अगर किसी को ध्यान है तो कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं। यहां पे क्या हुआ? अब पिछली स्लाइड में आइए आप, देखो ध्यान से। इसका मतलब AG बराबर क्या आ गया? BC आ गया। अब एक बात बताओ, AG जो है वो AD का 2/3 हिस्सा होती है या नहीं होती है?
भाई 2:1, तो टोटल हो गई 3, 3 में से AG हो गई 2/3, किसका? पूरी भुजा का। समझ में आ रही है बात? अब एक बात और याद करो आप लोग कि जो माध्यिका होती है, अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं आपके पास, तो आप माध्यिका की लंबाई ज्ञात कर सकते हो। याद आ रहा है कुछ? क्या करेंगे? इसको तो 2/3 लिख लो। अब माध्यिका किस पे डाल रहे हो? C पे। तो याद करो मैंने लिखाया था 2a² प्लस 2b² माइनस c² का अंडर रूट बट्टा में 2। ये माध्यिका की लंबाई का फॉर्मूला है, आपको सोल्व करवाया था। कुछ याद आ रहा है? मैंने सिर्फ AD की जगह ये वैल्यू रिप्लेस की है और कुछ नहीं किया है। ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, आप ऐसे भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि मैं एवं ही करवा रहा हूं। अब इधर AG का मान कितना है? BC के बराबर है, देखो लिखा है मैंने, और BC को आपने क्या माना है? C। तो मैं AG की जगह क्या रख सकता हूं? C। इस 2 को इस 2 से काट सकता हूं क्या? काट सकता हूं। इस 3 को इधर भेज दो। 3C इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A² प्लस ट्वाइस ऑफ B² माइनस C² का अंडर रूट। दिख नहीं रहा है क्या? दोनों तरफ वर्गमूल करो, वर्ग करो। ये कितना आया? 9C² बराबर, ये अंडर रूट हट गया, और माइनस C² को इधर ले आओ। 10C² इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A² प्लस ट्वाइस ऑफ B²। क्या 2 कॉमन लेके दोनों तरफ कट जाएगा? तो क्या बचेगा? कंक्लूजन 5C² इक्वल टू A² प्लस B²। तो C² बराबर क्या आएगा? A² प्लस B² बट्टा 5, और C बराबर क्या आएगा? A² प्लस B² बट्टा 5 का वर्गमूल। ये आपको तीसरी भुजा निकालनी थी। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा। इस प्रॉपर्टी को डायरेक्ट याद रख लेना, क्योंकि कई अच्छे अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके सबसे ज्यादा रिपीट किए जाते हैं। बढ़े आगे? उतार लिया क्या सबने? अगला प्रश्न आपके सामने है। एक तिरप बातें मत करो यार, ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। पहले सबसे पहले आपको ऊपरी ऊपर वाला प्रश्न करना है। नहीं दिख रहा क्या? एक सेकंड, क्या हुआ? दोनों हाथों से? अच्छा, क्रिश फिल्म वाली फीलिंग आ रही है। अब तो दिख रहा है? देखो ध्यान से क्या दे रखा है। ऊपरी ऊपर वाला प्रश्न देखना है। एक त्रिभुज की 3 माध्यिकाओं की लंबाई दे रखी है 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा।
एक त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं हैं आपको जो दे रखी है। ये लो भाई, अब ढंग से विजिबल है। कुछ याद आ रहा है? पहले माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के उसको 4/3 से गुणा करेंगे। वेरी गुड। तो कैसे करेंगे देखना, आपको एक चीज दिख रहा है, ट्रिपलेट बन रही है 9, 12 और 15। ट्रिपलेट क्या होती है? दो भुजाओं का स्क्वायर अगर तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर है योग, तो आप डायरेक्ट 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई लगा लो। और अगर किसी को फिर भी कंफ्यूजन है तो हीरो का सूत्र तो आता है, तो उससे लगा लो। पहले एस निकाल लेना, 9 और 12 21 और 15 36, 36 का आधा होता है 18, तो 18 गुणा 18 माइनस 9 गुणा 18 माइनस 12 गुणा 18 माइनस 15 का वर्गमूल, वो किसका क्षेत्रफल आएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल। और वो निकाल के उसको किससे गुणा करेंगे आप? 4/3 से। लेकिन एक बात बताओ, आपको ट्रिपलेट के बारे में बता रखा है कि 3, 4 और 5 ट्रिपलेट होती है, तो इसका दुगुना क्या होता है? इस ऊपर वाली को 2 से गुणा करो, 6, 8, 10 होता है ना। और इसका 3 गुणा क्या होता है? 9, 12, 15। देखो क्वेश्चन में यही दे रखी है। क्या आपसे कितने गुणा करते जाओ, ये पाइथागोरस को तो फॉलो करेगा ही। ठीक है, तो 9, 12, 15, इसका मतलब सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? कर्ण होती है ना। तो आपको पता है कि 9 और 12 क्या है? आधार और लंब। तो आप क्या कहेंगे? 1/2 गुणा 9 गुणा 12, काटिए, 54 आ गया क्या? अब इसको 4/3 से गुणा करो, तो 18, और 18 को 4 से गुणा करो, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। वेरी गुड, 72 वर्ग सेंटीमीटर। अगला भी करोगे क्या? करो, कर दिया होगा कईयों ने, तो ये तो करवाया हुआ है यार। पढ़ाए में से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं है। देखो त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है भाई। सॉरी, दोबारा ले लेते हैं, क्यों टेंशन ले रहे हो? यही तो था। मैंने डिजिटल बोर्ड पे यहीं पे पढ़ाया है। देखो इधर कैसे करेंगे बताइए? वही क्वेश्चन है ना? हाँ ठीक है। 20 सेंटीमीटर आपको त्रिज्या दे रखी है, तो पहले तो एक वर्त बना लो। दो समांतर जीवाएं हैं। अब देखो डिपेंड करता है कि वो केंद्र के एक ही ओर है या दोनों तरफ, दोनों कंडीशन हो सकती है। तो पहले तो आप मान लो दोनों तरफ है, तो दोनों जीवाओं की लंबाई कितनी कितनी है? 24 और 32। तो मतलब इसको मान लो 32, तो ये 16 और ये 12 और ये 12, और ये क्या है? इनके केंद्रों के बीच की लंबवत दूरी, और ये इसका केंद्र है। तो इसको इससे मिलाओ और इसको इससे मिलाओ, तो आर कितनी हो गई है? इसकी दे रखी है आपको 20, और ये भी कितनी दे रखी है? 20। तो आप बताओ ये कितना आएगा? ये भी बताओ और ये भी बताओ। देखो 20 का स्क्वायर 400 होता है क्या? और 12 का स्क्वायर 144। तो आप इसको कैसे निकालेंगे? 20 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर का अंडर रूट, जो कितना होगा? 400 माइनस 144 का अंडर रूट, कितना बचेगा? 256, जो कितना आएगा? 16। तो भाई ये मान आ गया है 16, और ये वैल्यू कितनी आएगी? 12। वेरी गुड। 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, तो 400 माइनस 256
ये बचेगा 144, जिसको आप कह सकते हो 12, तो ये कितना आ गया 12। अब देखो ये तो 16 और ये 12, टोटल योग कितना आ रहा है 28, तो एक में ही दिख रहा है। और मान लो ये दोनों एक ही तरफ होती, ये दोनों एक तरफ होती तो 16 और 12 का अंतर ही तो लिखते, जो कितना आता, तो 4 और 28 कौन सा ऑप्शन है आप देख लीजिए, सेकंड ऑप्शन है 28 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर। और इसको डायरेक्ट भी आप दिमाग में ले सकते हो, देखो कैसे, ये 20 है और ये ऊपर वाली जो दे रखी है आपको कितनी कितनी दे रखी है 24 और 32। अब मेरी बात सुनना, 24 और 32 के आधे आधे करो, 24 के आधे, 32 के आधे, और अब ये बताओ इनका दोनों का स्क्वायर जोड़ के वर्गमूल लेने पर त्रिज्या के बराबर आता है क्या? 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर 256, दोनों को जोड़ के अंडर रूट करते हैं तो वही आता है जो इसकी त्रिज्या है। इसका मतलब 12, 16 और 20 क्या है, एक ट्रिपलेट, ठीक है। तो 12 और 16 का योग और एक बार इन दोनों का अंतर कितना 4। ये डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, कभी भी अगर आपको ऐसी स्थिति दे रखी हो, जैसे सपोज करो यहां आपको 20 सेंटीमीटर इनके बीच की त्रिज्या दे रखी है, अगर आपको ये 6 सेंटीमीटर ये 8 सेंटीमीटर दे रखा हो और त्रिज्या आपको दे रखी हो 5 सेंटीमीटर, तो आप बताओ क्या क्या उत्तर आएंगे। मैं आपको संख्या चेंज करके बता रहा हूं कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और उसकी जो माध्यिकाएं हैं, जीवाएं हैं, वो 6 और 8 हैं, तो आप 6 और 8 के आधे लिखो, कितने कितने होंगे, और 3 और 4 का जो स्क्वायर का अंडर रूट होता है वो 5 के बराबर होता है क्या, होता है। तो इसका मतलब क्या ये दोनों बातें मत करो, क्या दोनों जीवाओं के आधे का वर्ग का स्क्वायर जो अंडर रूट होता है वो उस त्रिज्या को संतुष्ट कर रहा है? ऐसा जब भी करे ना तो दोनों को जोड़ देना एक बार और एक बार घटा देना। जोड़ेंगे कब? जब दोनों केंद्र के विपरीत स्थित हो, तो बीच की दूरी ज्यादा ही होगी, कितनी 7, और जब दोनों केंद्र के एक ही तरफ स्थित हो तो क्या होगी 4 और 3 का अंतर 1। ये भी याद रखना। चलो ये तो बढ़िया है, एक और पूछते हैं आपसे। आपके पास त्रिज्या दे रखी है 13, दे रखा है 10 और ये दे रखा है 24। ये 10 है और अब आप आंसर बताओ, थोड़ी प्रैक्टिस करवा रहा हूं आपको। तो देखो इसका आधा, क्योंकि जीवाएं है ना वो समद्विभाजित होती हैं, तो 24 और 10 को आधा आधा करो। देखो जो कंसेप्चुअल मेथड है वो तो ये है, लेकिन डायरेक्ट अगर आप एग्जाम में करना चाहें, ऐसा आज तक कभी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है, चाहे कोई सा भी एग्जाम क्यों ना करें। देखो 10 और 24 के आधे आधे बताओ, 5 और 12, और त्रिज्या कितनी, तो क्या इन दोनों की यही ट्रिपलेट है क्या, संतुष्ट कर रहा है? मतलब एक बार तो दोनों को ऐड कर दो, कितना 17, एक बार दोनों का डिफरेंस 12 में से 5 गए 7। मतलब अगर दोनों केंद्र के विपरीत हैं तो दोनों के बीच की दूरी 17, और दोनों केंद्र के एक ही तरफ है तो दोनों के बीच की दूरी 7। ऐसे डायरेक्ट कर लेंगे। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। ये हो गया विजिबल है। दिए गए चित्र में PQ BC के समानांतर है, थेल्स पर में याद आ रहा हो तो बस, तो फिर तो हो गया यार। अगर PQ BC के समानांतर है तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा क्या, होगा ना, और ये कोण
और ये कोण भी बराबर होगा, और ये कोण क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा। मतलब संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो AP बट्टा, अच्छा BP दे रखा है, कोई बात नहीं, ये भी एक ही बात है। AP बट्टा BP बराबर AQ बट्टा QC, यानी 5x माइनस 3। अक्स का मान पूछा है, अरे सॉरी मैंने मान ही नहीं रखे ना। हाँ देखो अब इधर AQ बट्टा QC, AP का मान कितना है, BP का मान कितना है 3x माइनस 1, AQ का मान 8x माइनस 7, और ये 5x माइनस 3। कर दो। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरूर मिलेगी आपको यहां पे जो सोल्व करनी है। देखो 5 चौक 20x स्क्वायर, ठीक है, 20x स्क्वायर माइनस का 15 और माइनस का 12, माइनस का 27x और प्लस 9, यही आएगा क्या इधर तो। और इधर 8 दिए 24x स्क्वायर माइनस का 21 और माइनस का 8 यानी माइनस का 29x और माइनस किस गया प्लस 7। तो 24x स्क्वायर में से 20x स्क्वायर जाएंगे तो बचेंगे 4x स्क्वायर माइनस, ये माइनस के 29 है प्लस का 27 तो बचेगा माइनस का 2x, 7 में से 9 जाएंगे तो माइनस का 2 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 बराबर 0। कितना आ रहा है, आप रख के देख लो। एक का मान, एक रखने पे 0 आता है, वैसे डायरेक्ट भी रख के देख सकते हो अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं करना चाहे तो। x का मान 1 रखो इस इक्वेशन में, 1 रखते ही 0 बराबर 0 हो रहा है, मतलब एक ही आपका आंसर है। और अगर फिर भी किसी को डाउट है तो देखो 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 बराबर 0, गुणा करने पर तो आना चाहिए -2 और जोड़ने पर आना चाहिए -1। ऐसी दो संख्याओं का कॉम्बिनेशन बताइए। तो -2 और प्लस का 1, क्यों, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो -2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 1 बराबर 0। तो इधर क्या कॉमन लेंगे 2x, तो x माइनस 1 बचेगा प्लस 1, तो इधर भी x माइनस 1 बचेगा बराबर 0। तो देखो x बराबर तो 1 आ गया और 1x बराबर माइनस का 1/2 आ रहा है। नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल है नहीं, दे रखी नहीं है भाई, पॉसिबल तो है पर क्या नेगेटिव रखने पर भुजा की लंबाई भी ऋणात्मक आती है, और कभी लंबाई ऋणात्मक हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। तो ये तो हो नहीं सकता। आपका आंसर क्या होगा, x बराबर 1, इसलिए आपका आंसर होगा x बराबर 1, चौथा ऑप्शन होगा। देख लो ये कौन सा है, थेल्स परमेगा। कोई छूट जाए प्रश्न तो आज सारे कवर हो रहे हैं। देखो अब हाँ भाई ये क्वेश्चन सबसे पहले करना है 12 नंबर क्वेश्चन करना है आपको। ये क्वेश्चन करना है, दिख रहा है क्या,
बी लंबाई की भुजा वाले, मैं बता देता हूं आपको बोल के, देखें ध्यान से। एक समबाहु त्रिभुज है, यह कह रहा है बी लंबाई की भुजाओं वाले एक समबाहु त्रिभुज को उसके शीर्ष के सामने वाली भुजा के समानांतर घुमाया जाता है। मतलब शीर्ष के सामने वाली भुजा के समानांतर घुमाया जाता है, करवा दिया था। शीर्ष के परितः घुमाया जाता है। पिछली बार वाले में क्या था, सामने वाली भुजा के परितः घुमा रहे थे आप, शीर्ष के परितः। अच्छा, सामने वाली भुजा के समांतर घुमाया, ये तो करवा दिया। कितना आंसर आया था इसका, करवा दिया था ना? ठीक है, फिर तो छोड़ो, फिर आगे बढ़ते हैं। आप ही कह रहे हो यार, मुझे भी याद नहीं रहता। ऊपर वाला करवा दिया था, नीचे वाले पिघलाने वाले कर लेंगे। हाँ, तो फिर ये बताओ कैसे करेंगे? नहीं करवाया तो कर लेते हैं ना। भाई हाँ, सही कह रहे हो। उसमें तो क्या था, सामने वाली भुजा पे घुमा रहे थे आप। एक त्रिभुज को, एक भुजा को धागे से बांध के फिर घुमा रहे हो। यहां तो कह रहा है कि समांतर तो इसके घुमाना है, मतलब ऐसे, लेकिन बांधना कहां पे? शीर्ष के, शीर्ष के परितः। परितः मतलब चारों ओर, शीर्ष के चारों ओर घुमाना आपको। अब की बार अलग है क्वेश्चन। पिछली बार वाले में शायद पाई बी क्यूब बटा 3 या 4 ऐसे कुछ था, है ना? इसमें देखते हैं क्या आएगा भाई। अच्छा प्रश्न है। समबाहु त्रिभुज है, मतलब प्रत्येक भुजा कितनी कितनी है? बी लंबाई की। ये रही बी, ये भी बी है और ये भी बी है। तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी? √3/2 बी, याद रखना, ठीक है? और कैसे होती है? माध्यिका निकाल लो यार। समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई भी तो माध्यिका ही होती है, ठीक है? तो ये कितनी होगी? √3/2 बी। ये डायग्राम थोड़ा सही से नहीं बनाया, इसको एकदम समबाहु बनाते हैं, अब सही है। तो ये रही ऊंचाई। अगर ये बी है, ये भी बी है, तो ये कितना होगा? √3/2 बी। अब की बार आप इसके परितः घुमा रहे हो, अब की बार आपने इसके बांध रखा है, एक त्रिभुज टाइप गत्ता बना रखा है और उसको गोल गोल घुमा रहे हो। तो देखो, जब आप इसके परितः घुमाते थे तब तो 2 शंकु बनते थे। जब आप भुजा के परितः घुमाते थे ना, तब 2 शंकु बनते थे, याद करो। जिसमें त्रिज्या क्या होती थी? ये त्रिज्या होती थी, और ये क्या होती थी? ऊंचाई b/2, और ये भी कितनी? b/2। तो आप वहां पे क्या कर रहे थे? वहां पे आप क्या करते थे? इसको त्रिज्या मान लिया, इसको ऊंचाई मान लिया। तो एक शंकु का आयतन क्या होता है, आप बताओ? 1/3 πr²h। तो 1/3 पाई का मान कितना? √3/2 बी। और नहीं, सॉरी, त्रिज्या का, है ना? पाई इंटू त्रिज्या का मान कितना? √3/2 बी। उसका स्क्वायर इंटू एच का मान कितना? b/2। और उसको क्या कर देंगे? डबल कर देंगे। यहां क्या करेंगे? यहां सोचने वाली बात है, बहुत अच्छा प्रश्न है। पहले तो वो प्रश्न कर सकते हो सारे, एक बार करवा देता हूं, देखो उसको ध्यान से। हालांकि आपने कर लिया, मुझे पता है। उसमें तो वो कह रहा था कि भाई इसके परितः घुमाओ, इसके परितः। ये अगर b है, ये भी b है, तो ये कितना होगा? √3/2 b। अब आप इसको जब गोल गोल घुमाओगे ना, तो क्या बनेगा? एक, आपको ध्यान हो तो, ये भी शंकु बनेगा और ये भी शंकु बनेगा। और फिर आपने क्या किया था? ये जो दूरी है ना, ये कितनी है? b/2, और ये त्रिज्या कितनी है? √3/2 b क्या होती है? इसकी त्रिज्या। तो आप क्या करेंगे?
1/3 पाई, त्रिज्या कितनी, √3/2, बातें मत करो, b² इंटू एच का मान कितना है यहाँ पे, b/2, रख दो b/2 गुणा b/2। और ऐसे कितने शंकु बन रहे हैं, 2, तो आप किससे गुणा करोगे, 2 से, ये कट गया, तो 1/3 पाई √3 का स्क्वायर 3b³/4, 3 से 3 कट गया, आंसर कितना आया था, πb³/4। जब आपने उसको किसके परितः घुमाया, उसकी एक भुजा के परितः। इस प्रश्न में देखो, ये प्रश्न 2 बार आया हुआ है, जो पिछली बार मैंने लिखाया आपको, ये 2 बार आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, बताओ इस बार किसके परितः घुमा रहा है, इस बार कह रहा है भुजा के परितः नहीं घुमा रहा। पहले तो क्या किया, एक धागे से पहले एक भुजा को बांध दिया और फिर गोल गोल घुमा रहा था, अब की बार एक शीर्ष को बांध दिया है, अब इसको गोल गोल घुमा रहा है। अब कैसी आकृति बनेगी बताइए। देखो एक सबसे बढ़िया तरीका बताता हूं, इससे आप आकृति आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो तो एक काम कर लो, सपोज करो, इमेजिन कि अगर ये यहां से काटा हुआ होता ही नहीं, प्लीज बातें मत करो यार, मेरी बात सुनो, अगर ये काटा हुआ नहीं होता तो क्या एक राइट एंगल क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर शीट होती, क्या आयताकार पट्टी होती है। और आप ही बताओ, आयताकार पट्टी को जब गोल गोल घुमाते हो तो कौन सी संरचना बनती है, बेलन। और बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। तो पाई कितना, पाई तो पाई लिख लो, आर कितना है, वही √3/2, बातें मत करो, b का स्क्वायर, और h कितना, यहां से यहां तक कितना होगा टोटल, b तो होगा, तो आप इसको बोलोगे पाई और ये 3b² गुणा b/4। तो आप इसको क्या लिखेंगे, 3πb³/4। ये तो बेलन का। अब एक चीज और नोटिस करना, मैंने जो अपन को दे नहीं रखा है, मान लो ये काट दिया, अब आप जब इसको घुमाओगे, इसको भूल जाओ, जो दे रखा है जिसका पूछा है ना उसको भूल जाओ एक बार। अब पूरे बेलन का आयतन आपने निकाल लिया क्या, उसमें से अगर इनको घुमाने पर जो आयतन बनता है उसको हटा दूंगा तो वही बचेगा जो पूछा है। सोच के देखिए भाई, आपने पूरे बेलन को घुमाया तब तो क्या पूरे एक पट्टी को घुमाया तब क्या बना, बेलन बना, उसका आयतन क्या आया, πr²h। आप है ना एक काम करना, अपनी कॉपी को एक धागे से बांध के गोल गोल घुमाना, क्या बनेगा उसका, बेलन। बेलन बनेगा तो उससे क्या, πr²h से आप उसका आयतन निकाल लेंगे। अब ये कह रहा है कि मुझे इसका नहीं, पहले ये बताओ ये और ये, इनको जब आप गोल गोल घुमाओगे, ये पोर्शन है ही नहीं जिसपे मैंने हाथ लगा रखा है, ये पोर्शन है ही नहीं, आप तो इनको मान के चलो। तो इसके लिए इसकी ऊंचाई जो होगी वो √3/2b होगी, क्या त्रिज्या वही होगी। और ये कितने शंकु बनेंगे, तो एक काम करता हूं, 2 शंकु का आयतन निकाल लेता हूं। तो 2 शंकु का आयतन कितना होता है, 2 गुणा 1/3 πr²h, 2 गुणा 1/3। देखो पाई का मान पाई √3/2 b², h का मान b/2। ये 2 से 2 सिंप्लीफाई हो गया और ये 3 या √3 से सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, πb³ वही बचेगा जो मैंने आगे वाली स्लाइड में निकाल के बताया आपको, πb³/4। अब टोटल आयतन कितना बेलन के कारण से, 3πb³/4। उसमें से आप कौन सा घटाओगे, -πb³/4। कितना बच रहा है, 2πb³/4। इसको काट दो, इससे आंसर क्या आएगा, πb³/2। यहां से हमने स्टार्ट किया है, ये तो शंकु के लिए निकाला है, ये बेलन के लिए निकाला है, और यहां मैंने क्या किया है, बेलन माइनस शंकु।
तो आप पूरे सिलेंडर में से इन दोनों के आयतन को घटाओगे तो फिर इसी का आयतन ही तो बचेगा, और यही आपसे पूछा है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बताइए जरा। पाई बी क्यूब बट्टा 2 सेकंड आंसर है आपका करेक्ट है। ये वाला प्रश्न 2 बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो मेरी बात सुनो ध्यान से। याद रखने के कुछ परिणाम भी होते हैं जो आप डायरेक्ट भी एग्जाम में याद रख सकते हैं। ध्यान से देखें, उस टाइम दिमाग में अटैक नहीं करती, कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जैसे अभी एजी बराबर बीसी का काम आया था। अब मेरी बात सुनो, अगर एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज को अगर उसकी किसी एक भुजा के अनुदिश गोल गोल घुमाया जाता है तो उससे बनने वाली आकृति का आयतन क्या होगा? बोलो, आपकी आवाज आपकी उपस्थिति दर्शाएगी। पाई बी क्यूब बट्टा 4। लेकिन अगर उसको किसी शीर्ष के अनुदिश सामने वाली भुजा के समांतर घुमाया जाता है तो फिर उसका आयतन क्या होगा? पाई बी क्यूब बट्टा 2। कहने का मतलब अगर आप भुजा के समांतर घुमा रहे हो तब तो होगा पाई बी क्यूब बट्टा 4, और अगर आप शीर्ष के सापेक्ष घुमा रहे हो तो उसका दुगुना, क्योंकि देखो पाई बी क्यूब बट्टा 4 का दुगुना पाई बी क्यूब बट्टा 2 ही तो होता है। तो ये बात दिमाग में रखना, शीर्ष के सापेक्ष जो घूमेगा ना, जो आयतन आएगा वो डबल होगा बजाय भुजा के सापेक्ष वाले आयतन के। याद रह जाएगी बात? ठीक है, ये करवा ही दिया। ये करेंगे क्या? कर लो यार, करवा दिया, क्या बात है, चलो बढ़िया। उतार रहे हो क्या? हाँ बिल्कुल उतारिए। आज ये क्वेश्चन लिखने वाला टाइम बच रहा है। आपकी एक सीट तैयार हो गई है ज्योमेट्री वाली, और मेंसुरेशन वाली आज हो रही है, आज शाम तक हो जाएगी। बस एक बार प्रूफ रीडिंग करनी है, कहीं ऐसा ना हो कुछ गलत टाइप होने के चक्कर में हम खुद पे शक कर बैठते हैं कि मैंने सही से पढ़ा नहीं, उत्तर गलत कैसे आ रहा है, जबकि वो टाइपिंग मिस्टेक होती है। तो एक बार प्रूफ रीडिंग हो जाएगी उसकी। अब तो बढ़ जाए आगे, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। ये देखो एक बार और भी आया हुआ है, इसको छोड़ते हैं अपन। हाँ भाई, ये क्वेश्चन हमने छोड़ा था, अभी करवा दो या थोड़ी देर में करवाए? कल जो होमवर्क दिया था कर लेंगे, अभी रुको, थोड़ी देर रुको बस। अरे क्वेश्चन एक ही नहीं छोड़ने वाले। ये थोड़ी करवा दिया, नहीं, वो तो वर्त के अंदर वर्त वाला करवाया था यार। इसमें तो वर्ग है, कल तो वर्त के अंदर एक वर्त बना रखा था ना, वो करवाया था शायद। पॉसिबिलिटीज सारी हो सकती हैं। आपको दे रखा है OA 20, ये दे रखी है 20, तो फिर ये भी कितनी होगी? आपसे पूछा है छायांकित क्षेत्र का वर्ग सेंटीमीटर में क्षेत्रफल क्या होगा। आपको डायग्राम दे रखा है और आपसे पूछा है कि छायांकित क्षेत्र का वर्ग सेंटीमीटर में क्षेत्रफल ज्ञात करो। कैसे करेंगे? देखो मैं इसको इससे मिला रहा हूं भाई। क्या ये वर्त जो ये क्वार्टर है क्या? वर्त का 1/4 हिस्सा है क्या? अब 1/4 हिस्सा है तो क्या ये एक त्रिज्या होगी इसकी? कितना होगा ये? वर्ग का विकर्ण वर्त की त्रिज्या होगी या नहीं होगी? वर्ग का विकर्ण, मेरी बात सुनो, जब मैं कुछ बोलूं तो बोर्ड पे डायग्राम को देखा करो यार। देखो, वर्ग का विकर्ण वर्त की त्रिज्या होगी या नहीं? और वर्ग का विकर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या है?
√2a, a का मान कितना दे रखा है 20, तो ये कितना हो गया 20√2। तो अब तो हो गया यार, आपको क्या पूछा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो आप पहले तो वर्त के 1/4 भाग का क्षेत्रफल निकालिए, तो 1/4 पाई r स्क्वायर, बताइए कितना होगा 1/4 पाई r का मान 20√2 का होल स्क्वायर, तो इसको लिखिए 1/4 पाई 20 का स्क्वायर 400 और गुणा 2, तो ये आ गया 100, आंसर आ गया, ये आ गया 200 पाई। ठीक है भाई। अब वर्ग का क्षेत्रफल अगर मैं वर्त के चौथे हिस्से के क्षेत्रफल में से घटा दूं तो छायांकित भाग का ही क्षेत्रफल बचेगा भाई। इस पूरे में से अगर मैं ये पोर्शन हटा दूं तो छायांकित भाग जो ये वाला है इसी का ही तो क्षेत्रफल बचेगा, तो घटाइए। वर्ग का क्षेत्रफल क्या आएगा, वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 20 का स्क्वायर यानी 400। अब आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 200 पाई, पाई को 22/7 रख दूं क्या, और -400, एलसीएम आ रहा है 7, तो 22 दूनी 4400, तो ये आ गया, और -7 चौक 2800, 4400 में से 2800 गए तो 1600/7, तो 7 किसका किसका हर आ रहा है यार, अच्छा पहला और दूसरा चौथा कोई सा भी हो सकता है, घटाते हैं। 7 दूनी 14, बच गए 2, वापिस 7 दूनी 14, बच गए 6, 7 8 56, 228 सही 4/7, ये आंसर है। चौथा आपका ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर, 228 सही 4/7। बढ़े आगे, बातें मत करो यार, जो करना है वो आज की क्लास में करना है, कल तो नया बैच स्टार्ट हो रहा, बताया ना। बढ़े आगे, अगला खूबसूरत प्रश्न आ रहा है, देखना, ये हो गया है, ये हो गया। पढ़ो सारे। अब तो मुझे नहीं दिख रहा। 2 वर्त जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 2 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर हैं। 2 वर्त हैं जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 2 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर है, एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं, तो आंतरिक वर्त से बाहर बाह्य वर्त की जीवा की अधिकतम लंबाई क्या होगी? अच्छा प्रश्न है।
एक की रेडियस 2 सेंटीमीटर है और एक की रेडियस 3 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, अब ये ऐसे कहना चाह रहा है क्या कि इसकी अधिकतम लंबाई कितनी होगी? सही बात है। अब बताओ कैसे करेंगे इसको? ये दूरी कितनी हो गई? 2। एक पे स्पर्श रेखा है और दूसरे पे क्या है? जीवा है। ये 2 हो गई है। आंसर बताओ, किसी ने बताया नहीं। थर्ड 4√2। बताएंगे कैसे किया? किनका है थर्ड आंसर? कैसे किया? ये वाला, इसको इससे मिला देते हैं। ठीक है, अब के अंदर एक नहीं होगा, अलग अलग होंगे। हाँ, डायग्राम थोड़ा सही से बना लेना भाई। चलो डायग्राम दोबारा बना देता हूं मैं। ये तो है 3 सेंटीमीटर वाले का केंद्र, ठीक है, और एक और वर्त है, यह है 2 सेंटीमीटर वाले का केंद्र। तो ये दूरी कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर होगी। और ये दूरी कितनी होगी? इधर वाली ये दूरी कितनी होगी? ये बताओ आप तो। 1। क्यों होगी? सिंपल सी बात है, सबको ध्यान है यार। देखो ये केंद्र छोटे वर्त का है, इसको आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इधर भी कितना? 2, और इधर भी कितना? 2। और ये दूरी टोटल कितनी है? अगर ये बड़े वर्त की त्रिज्या की बात करें तो ये वाली दूरी, ये 3 है क्या? तो फिर ये दूरी कितनी रह गई? 1। और इसको इससे मिला लीजिए, ये कितनी हो गई? 3। आपसे ये पूछा है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 9 माइनस 1, जिसको हम बोलेंगे 8। 8 का अंडर होता है 2√2। तो जीवा क्या होती है? इसकी डबल होती है। तो 2 गुणा 2√2 जो क्या आएगा? 4√2। डायग्राम से ढंग से क्लियर हुआ कि नहीं होगा? डायग्राम दोबारा बनाऊं? चलो अलग से बना देता हूं। देखो इधर आगे वाले में बना देता हूं, एक बार देख लेना। ये लो, अरे सॉरी, ये एक वर्त तो ये है, और एक वर्त अलग बना रहा हूं मैं। इसका बातें मत करो यार प्लीज। इसका केंद्र मान लो ये, थोड़ा सा हटा दो यहां से। इसका केंद्र कितना? 2। और बड़े वाले का केंद्र कितना? 3। तो आप ही सोचिए कि बड़े वाले का केंद्र इससे एक इधर रहा होगा क्या?
बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि देखो बड़े वाले का केंद्र 3 दे रखा है आपको, त्रिज्या 3 दे रखी है, तो मतलब यहां से लेके बड़े वाले का केंद्र O और ये O डैश। अब देख लो आप, और इधर लिख रहा हूं मैं A, तो O डैश A तो दे रखी है छोटे वर्त की त्रिज्या, और OA दे रखी है बड़े वर्त की त्रिज्या। सही बात है क्या? अब तो समझ में आ रही है। OA कितनी है? 3। अब मेरे को एक बात और बताओ, मैं इधर और लाइन खींच रहा हूं, इसको नाम दे रहा हूं B, तो आप बताइए जरा O डैश B कितना होगा? क्योंकि छोटे वर्त की त्रिज्या ही तो है O डैश B, और उसमें से आपको O डैश दे रखा है क्या? कितना? 1। दोनों के केंद्र, एक खुद ही सोच लीजिए, दो वर्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श कर रहे हैं, एक की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, एक की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर नहीं होगी क्या? ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो फिर ये दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई? 1 सेंटीमीटर। और यहां से लेके यहां तक छोटे वर्त की त्रिज्या कितनी होती है? 2। उसमें से ये कितनी हो गई? क्या कर दिया यार? हाँ, ये 1 हो गई ना, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है? OB लिख सकते हो आप 1। अब यहां से एक लाइन खींची मैंने, ये लो। क्या ये छोटे वर्त पे स्पर्श रेखा है और बड़े वर्त की जीवा है? ठीक है, ये 90 डिग्री बनाएगी यहां पे, इसको इससे मिला दीजिए, तो ये जो है ये बड़े वर्त की त्रिज्या नहीं होगी क्या? और ये कितना है? 1। ये है 90 डिग्री, तो ये क्या होगा? 90 डिग्री वाला। ये लंब का मान निकालिए, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट, 9 माइनस 1 का अंडर रूट, जो होगा अंडर रूट 8। आप उसको क्या लिख सकते हो? 2 अंडर रूट 2। लेकिन 2 अंडर रूट 2 तो इसका मान आया है, तो फिर ये भी कितना है? 2 अंडर रूट 2। टोटल मिला के एस। वो डायग्राम थोड़ा छोटा बना था इसलिए थोड़ा क्लियर नहीं हो पाया होगा। अब तो समझ में आ गई सबको बात? ठीक है। उतार लिया सबने? अब देखो, ये भी हो गया। कोई 2-4 क्वेश्चन ही और बचे हैं बस। दिए गए चित्र में O वर्त का केंद्र है। यदि जीवा BC को बिंदु P तक बढ़ाया जाता है तो कोण DCP का मान ज्ञात करो। कितना? वेरी गुड, सही है। ये तो करवा दिया भी होगा शायद। देखो एक बात याद रखना, हमेशा एक चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है, मैं लिखवा देता हूं पहले वो। ये जो कोण होता है ना, ये कोण, ये हमेशा इसके बराबर होता है, ये याद रखना हमेशा। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर, इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल द एंगल एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल।
एक चक्रीय चतुर्भुज के अंदर बनने वाला बाह्य कोण इसके विपरीत अंतः कोण के बराबर होगा। और आपको दे क्या रखा है, ये 140, तो ये कितना होगा 70 डिग्री, तो फिर ये भी कितना होगा 70 डिग्री। कोई बता सकता है क्यों होते हैं दोनों कोण बराबर? एक बात बताओ, चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने कोणों का योग कितना होता है 180। अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा 180 माइनस थीटा। अब एक सरल रेखा पर कोण कितने बन सकते हैं 180 डिग्री, उसमें से 180 माइनस थीटा अगर ये बन गया तो 180 में से इसको घटाएंगे तो ये क्या बचेगा, इसलिए ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं। तो आप डायरेक्ट इसको हिट कर सकते हैं। कैसे? ये कोण कितना हो जाएगा 70 डिग्री, ये कोण 70 डिग्री हो जाएगा, तो फिर ऑटोमेटिक ये कोण भी कितने डिग्री हो जाएगा 70 डिग्री। इससे नीचे वाला अच्छा है ये क्वेश्चन भी यार। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 8 वर्ग सेंटीमीटर, इसका परिमाप ज्ञात करो। करो। क्या आ रहा है बी सेकंड, देखते हैं। समद्विबाहु समकोण मतलब दो भुजाएं बराबर हैं और वो भुजाएं जो बराबर हैं उनके बीच में कोण कितने डिग्री का बन रहा है 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो मतलब ये जो साइड है ये और ये दोनों साइड कितनी कितनी होंगी ए होंगी। इसने क्षेत्रफल कितना दे रखा है 8 वर्ग सेंटीमीटर है। अब आप ये बताइए ये कितनी होगी √2a। पाइथागोरस से देखो a² प्लस a² का अंडर रूट तो कितना होता है √2a होगा। अब आपको दे क्या रखा है इसका क्षेत्रफल, तो 1/2 गुणा, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, जो भुजाएं समकोण बना रही हैं उन दोनों को गुणा करके 1/2 से गुणा कर दें, तो 1/2 गुणा आधार गुणा, या इसको आधार लोगे तो ये ऊंचाई, क्योंकि दोनों के बीच में 90 डिग्री तो इन दोनों के बीच में ही है, तो आप इसको मत ले लेना आधार कभी भी। तो a गुणा a, और वो कितना दे रखा है 8, आगे भेज दो भाई इसको, a² बराबर 16, तो a बराबर 4, प्लस माइनस 4 आता है लेकिन कभी भी लेंथ नेगेटिव नहीं होती, तो a का मान 4 आ गया, ये रहा 4, ये रहा 4 और ये 4√2। क्या पूछा है बंदे ने, इसका परिमाप, तो 4 + 4 कितना हो गया 8, और 8 + 4 √2, 8 + 4 √2, सेकेंड ऑप्शन। समझ में आ रहे हैं? अब हम होमवर्क वाले क्वेश्चन पे भी आएंगे धीरे धीरे। हाँ, एक आपके वो टेट्राहेड्रन कट वाला भी बताया गया था। देखो आपके 2018 में कोई पेपर आया था एक स्पेशल एजुकेशन का, वो सारे क्वेश्चन बॉल रखने वाले टेट्राहेड्रन वाले उसी में आए हुए हैं। पिछले कई साल के एग्जाम मैंने सारे एग्जाम प्रीवियस ऑब्जर्व किए हैं, जितने अपन जैसे बात करें टीचर वाले, इसके अलावा एसएससी के भी हो गए, सीडीएस के भी हो गए, एफकेट के भी हो गए, उनमें आज तक कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ नहीं है, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो इमेजिनरी बेस्ड है। आपको ऐसे कह दिया जाए कि n भुजाएं हैं, उनमें से विकर्ण कितने होंगे, तब तो आप nc2 - n कर सकते हो भाई, nc2 कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन। लेकिन यहाँ पे तो क्या है कि आपको सिर्फ इमेजिनेशन करनी है, तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हैं। मैं एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, कभी पूछेगा नहीं, पूछेगा तो एक क्यूब से बड़ी आकृति को कभी नहीं काटेगा। अगर बंदे ने यहां से काटा है
तो ये तो कैंसिल हो गया, कितने वर्टेक्स बन गए? तो देखो एक भुजा तो ये बन गई, ऐसे ही यहां से भी कटेगा ये, ऐसे ही यहां और ऐसे ही यहां। तो आप सिर्फ एक फेस को देखिएगा। मैं ऐसे बात करूं कि तिरछा काटा यहां से, एक जगह यहां से तिरछा काटा और ऐसे नीचे से दोनों के, तो आप एक फेस को देखोगे तो आपको फ्रंट फेस कैसे लगेगा कि यहां से भी कट गया है, यहां से भी इसको काट दिया गया, यहां से भी काट दिया गया, यहां से भी काट दिया गया। तो आपको फ्रंट फेस ऐसा दिखेगा काइट शेप। एक फेस को अब जब सामने से देखेंगे तो आपको कैसी शेप दिखेगी? काइट शेप जैसी। अब इस पे कितने बन रहे हैं टोटल? 1 2 3 4। कितने एजेस हैं? 4। एक फेस पे कितने एजेस हैं? 4। ऐसे कितने फेस हैं? 6। तो 24 एजेस आएंगे। और एक बात बताओ, अगर सपोज करो आपने क्यूब को तीनों जगह से काटा पर मध्य बिंदुओं से नहीं काटा, और मान लो कॉमन वर्टेक्स होते ही नहीं, एक बार इमेजिनेशन तो करो, कॉमन वर्टेक्स नहीं होते, तो जो 8 कोणे थे, 8 कोणों पे कितने कितने बनेंगे? 3 3। तो 8 दिए 24। तो वो ऑप्शन तो ऑटोमेटिक ही हट जाएगा जो 24 से ज्यादा है। दूसरी बात, वर्टेक्स बनेंगे कितने? आप एक चीज नोटिस कीजिए, जैसे ही आपने यहां से काटा तो ये भुजा खत्म हो गई, ये हट गई है, एक तो यहां पे हो गया, 8 शीर्ष बनेंगे उसके। आप नोटिस कर लेना, क्योंकि एक शीर्ष तो यहां बन जाएगा, एक यहां बन जाएगा, एक यहां पे, एक यहां पे, और ऐसे ही 4 पीछे वाली भुजाओं पे बनेंगे, और जो अगल बगल वाले में कॉमन होंगे। तो ऐसा क्वेश्चन कभी पूछा नहीं है एग्जाम में। आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसी है? थोड़ा अगर आपके ऊपर पेपर का प्रेशर है तब तो वो गलत हो सकता है, और अगर सही मूड जा रहा है, सारे क्वेश्चन बढ़िया हो रहे हैं, गलती से वो भी टकरार में आ गया तो वो सही भी हो जाएगा। बाकी ऐसा क्वेश्चन आज तक 15-20 साल के इतिहास में एक बार ही पूछा गया है। 4 बीच बीच में भी बनेंगे, ऊपर नीचे, सही कह रहे, सॉरी 8, 4 तो पीछे, 4 आगे और 4 बीच बीच में, सेंटर में भी, यहां पे और यहां पे और ऊपर नीचे ऐसे बनेंगे। तो वो 12 वर्टेसेस बनेंगे। आपके ऑप्शन में शायद 36 वगैरह भी दे रखे थे, 36 दे रखे थे ना, तो 36 वाले तो एज हो चाहे वर्टेसेस हो सारे कैंसिल हो जाएंगे। फ्रंट में बनेंगे 4, ऐसे बैक में 4, अगल में 4, ऊपर नीचे 4, ऐसे 24 एजेस आएंगे। वही आपका आंसर था, आंसर की में वही आंसर था। अब एक क्वेश्चन मैंने आपको बॉल से रिलेटेड करवाया था, देखो ये वाला, अभी बता रहा हूं आपको, कल मैंने आपको दिया भी था, करके लाए क्या आंसर आ रहा है? अभी देख लेते हैं। पर उससे पहले एक क्वेश्चन ये करेंगे, थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा के बड़े क्वेश्चन से टकराएंगे, सीधा नहीं। दोनों क्वेश्चन करेंगे भाई। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 36 वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। माना C1 तथा C2 किसी त्रिभुज जिसकी भुजाएं 3, 4 और 5 सेंटीमीटर है, इसमें अंतः तथा बाह्य वर्त है। डायग्राम बना देते हैं भाई। एक बात बताओ, अगर 3, 4, 5 है तो एक मतलब तो बात समझ में आ गई कि समकोण त्रिभुज है, सीधी बात है, समकोण त्रिभुज है। तो एक तो बनेगा वर्त कैसे? ऐसे, और एक वर्त कैसे बनेगा? तो इसने कहा C1 तो क्या है? अंतःवर्त, और C2 क्या है? बाह्यवर्त। दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। एक सेकंड आया, करिए, सारे ट्राई करें। C1 C2 किसी त्रिभुज की भुजाएं, हाँ सॉरी, देखिए ये कितनी होगी? बाह्यवर्त की त्रिज्या। देखो वैसे समकोण त्रिभुज दे रखा है तो आपको याद आ गया होगा, बाह्यवर्त की त्रिज्या कर्ण का मध्य बिंदु होती है। तो कर्ण कितना है? 5। तो मतलब ये त्रिज्या कितनी हो गई? यहां से लेके यहां तक 5/2। अब अंतःवर्त की त्रिज्या क्या होती है?
स्मॉल आर बराबर डेल एस, डेल अपॉन एस। डेल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। आप कैसे लिखेंगे? 1/2 गुणा आधार, आधार गुणा ऊंचाई बताओ, 3 गुणा 4 लिख सकते हो ना, और बट्टा में एस कितना आएगा? एस कितना आएगा आप बताइए? एस होता है सेमी पेरीमीटर, तो 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 का आधा 6, 6 का भाग जब आप इसमें देंगे तो ये तो इससे कट गया 2, 6/6 कितनी आएगी? अंतःवर्त की त्रिज्या 1। एक और चीज भी याद रख लो भाई, याद करने के लिए ट्रिक है, अंतःवर्त की त्रिज्या किसमें? राइट एंगल ट्राइंगल में, समकोण त्रिभुज में, P + B - H/2। ये डायरेक्ट ही है, ये याद रख ले, ये लास्ट कंक्लूजन निकल के आता है, इसको लिख लीजिएगा आप, उसी से निकला है, आप ट्राई कर लेंगे। P + B - H/2, P होता है परपेंडिकुलर, B होता है बेस, H होता है हाइपोटेनियस। तो आप बताओ तीनों भुजाएं कितनी कितनी है? 3, 4 और 5। तो P + B 3 + 4 7, 7 - 5 2, 2/2 1। डायरेक्ट बता सकते हैं आप, किसमें? समकोण त्रिभुज में। तो आपको किसका किसका अनुपात पूछा है? अंतःवर्त का और बाह्यवर्त का। तो अंतःवर्त का तो क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर, बट्टा 5/2 का स्क्वायर, तो 1/25/4। ये 4 ऊपर जाएगा क्या? तो आंसर क्या आएगा? 4/25। कौन सा ऑप्शन है? पहला। ठीक है, एक ये क्वेश्चन और देख लो। उतार लो। उतार लिया? ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात दे रखा है भाई, 4:1:1। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात दे रखा है, और ये पूछा है इसकी सबसे बड़ी भुजा और इसके परिमाप में क्या अनुपात होगा। ये तो एक इत्तेफाक अच्छा बैठ रहा है कि इसमें एक समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। अगर मान लो तीनों भुजाओं का अनुपात अलग अलग होता तो क्या लगाते? कोसाइन रूल, और वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कोसाइन रूल ही तो होता है cos A = B² + C² - A²/2BC। हायर मैथ्स नहीं आती मेरे को, आगे बढ़े। ये बता दूं दोबारा आगे सोल्व करके। ये तो उतार लिया ना पहले वाले का सॉल्यूशन सभी ने। राकेश कोई तो होगा ही, लो उतार लो भाई, एक बार और उतार लो। कौन है राकेश? कोई नहीं है, ऐसी किस्मत है हमारी, आया नहीं है। अब ये तो सॉल्यूशन सबने उतार लिया, देखो अब इसी में करवा देते हैं यार। देखो एक त्रिभुज के कोण दे रखे 4:1:1, तो टोटल कोणों का योग कितना यूनिट हो गया? 6 यूनिट। भाई 4 + 1 + 1 6 हो गया। एग्जैक्टली कितना होता है?
तो 1 यूनिट का मान 30, मतलब ये कितना और ये भी कितना और ये बच गया ये कितना। तो एक ऐसा त्रिभुज बनाओ जिसमें ये दो कोण तो 30 और 30 हो जाएं, और ये 120 है तो ये कितना हो गया, ये भी 60 और ये भी 60। अभी बता देंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं हम। अब राइट एंगल ट्राइंगल में देखो, मैं जिस डायग्राम को बताऊं सिर्फ आप उसी को ही देखिएगा। अगर ये tan 30 है तो क्या ये 1/√3 होगा या नहीं होगा। अपन डायरेक्ट कर रहे हैं, अगर ये tan 30 है तो ये 1 होगा और ये √3 होगा, सही बात है ना। और ये कितना हो जाएगा 2। ऐसे ही ये भी tan 30 है तो tan 30 का मान 1/√3 होता है। और वैसे देखा जाए तो ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री, तो ये भी कितना हो गया 2। ये अगर 1 है तो ये भी कितना √3, और वैसे आप कहें तो tan 30 से ये भी 1/√3 आएगा। तो नीचे वाली भुजा कितनी हो गई 2√3। अब मतलब किसका, बड़ी भुजा। बड़ी भुजा कौन सी होती है, जो 90 डिग्री के सबसे बड़े कोण के सामने होती है। सबसे बड़ा कोण तो यही है 120 डिग्री। त्रिभुज में सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है, सबसे छोटे कोण के सामने की भुजा सबसे छोटी होती है। तो ये 2/√3 आ गया। 2 + 2 4, 4 + 2√3। कुछ कॉमन आ रहा है क्या नीचे वाली संख्या में, 2 + √3। तो 2 को 2 से काट दीजिए, आंसर आएगा √3/2 + √3। कौन सा है, थर्ड, बिल्कुल सही। इसके बाद अपन को हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ना है, तो जो कल का क्वेश्चन दिया हुआ था वो डिस्कस कर लेते हैं, है ना। 1 घंटा बच रहा है, नहीं तो मैं चाहूंगा मुझे भी फिर निकलना है आज, तो इस चक्कर में। हाँ बताइए क्या, दोबारा बताऊं। देखो इधर ये एक त्रिभुज है, ये तीनों कोणों का अनुपात निकालने का तरीका तो समझ में आ गया क्या। 6 को 180 से कंपेयर किया तो 1 यूनिट का मान 30 आ गया। तो वो जो समान कोण है उनको एक ही आसन भुजा पे रख दिए, जिसपे आसन कोण बन रहे हैं 30 और 30, तो रह गया वो कितना 120। मैंने क्या किया, यहां से परपेंडिकुलर डाला, क्योंकि ये कौन सा ट्रायंगल है, आइसोस्केल्स ट्रायंगल, समद्विबाहु। तो ये परपेंडिकुलर डाला तो ये इसको 60 और 60 दो भागों में बांटेगा। बांटता तो नहीं अगर ये दोनों भुजाएं बराबर नहीं होती तो, लेकिन दोनों भुजाएं बराबर है तो ये सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटेगा और इस पर एक लंब भी होगा। ठीक है, तो ये हो गया 60। अब ये 60 है, ये 90 है, तो ये कितना, ये 30 दे ही रखा है। tan 30 कितना होता है, tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, और tan थीटा यानी tan 30 जिसको आप क्या बोलते हो 1/√3, मतलब लंब कितना रहा होगा और आधार कितना रहा होगा। तो फिर कर्ण क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का √2, तो फिर ये भी 2। ठीक है, और ये √3 + √3 2√3, तो 2√3 तो ऊपर लिख लो, तीनों का योग 2 + 2 4 + 2√3, इसको लास्ट में फाइनलाइज आप लिखेंगे √3/2 + √3। आई बात समझ में, ठीक है। अंतिम प्रश्न इस चैप्टर का, बाकी फिर आपको सीट मिले उससे आप कर लेना। अब इसमें भाई थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन हैवी नहीं आया हुआ है। यही था क्या,
ये उस पेपर में आए हुए हैं जो आपका अब तक का एक पेपर सबसे हार्ड आया हुआ है, स्पेशल एजुकेशन का, क्योंकि उसमें हायर मैथमेटिक्स के भी सबसे टफ क्वेश्चंस हैं और अर्थमेटिक के वो भी टफ क्वेश्चंस हैं, और उसी के ही क्वेश्चन अपन कल डिस्कस कर रहे थे और उसी के ये अभी ये क्वेश्चन बचा हुआ है। तो हर बार इतनी किस्मत बुरी नहीं होती, लेकिन अपन तैयार तो रहे। जब समुद्र के किनारे घर बना लिया है तो तूफान से डरना क्या है? देखो अब इधर करते हैं। देखो इसको दो तरीके से देखना पड़ेगा, इसमें विजुअल इमेजिनेशन की बहुत जरूरत रहेगी। आपका कोऑर्डिनेशन अगर मेरे तक हो पाया तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, वरना लाख कोशिश करें आप खुद से ही कर पाएंगे, मैं नहीं समझा पाऊंगा। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ये एप्टीट्यूड है, मैथमेटिक्स तो 10th के बाद वो है, ये बेसिक मैथ्स के साथ मिलकर बनती है एप्टीट्यूड, जिसमें आपके कॉमन सेंस का भी उतना ही रोल होता है जितना गणित का होता है। तो कुछ विजुअल इमेजिनेशन मतलब जो मैं आकृतियां बोलूंगा उसको आप माइंड में इमेजिन करेंगे कि हाँ ऐसा कुछ कैसे होगा। तो देखो शुरुआत से 3 बॉल हैं, मैं इनके 2 व्यू दिखाऊंगा आपको, फ्रंट व्यू और साइड व्यू। सामने से बॉल ऐसी दिखेंगी आपको, ऊपर से सॉरी, यह है टॉप व्यू, और इसके ऊपर चौथी कोई बॉल आप रखेंगे वो ऐसे पड़ी होगी। और उसका केंद्र बीच में जो खाली जगह है वॉइड, वहां पर स्थित होगा। आप खुद ही सोच लो, मैंने विजुअल इमेजिनेशन की बात की, आप 3 बड़े बड़े फुटबॉल रखो टच करागे और बराबर रेडियस होनी चाहिए, और उन तीनों फुटबॉल के ऊपर एक खाली जगह होती है, वहां पे चौथा फुटबॉल रखो। तो क्या चौथे फुटबॉल का केंद्र वो जो खाली जगह है उसी पर स्थित होगा? सिंपल सी बात है। तो आप इस तरह से भी तो इसको कह सकते हो कि अगर मैं इनके केंद्र को मिला दूं, अगर प्रत्येक की त्रिज्या r है, मान लो यहां तो 5 दे दी, हम तो डेरिवेशन याद कर लेते हैं कि कोई r दे रखी हो, तो प्रत्येक की त्रिज्या अगर यहां r है तो क्या ये त्रिभुज 2r भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज नहीं बन गया? क्या समबाहु त्रिभुज बन गया? तो यहां से जो गुजरेगी वो क्या गुजरेगी? इसकी माध्यिका। सही बात है नहीं है? ठीक है, माध्यिका की लंबाई क्या होती है? समबाहु त्रिभुज में तो √3/2a होती है, तो आप क्या कहेंगे कि √3/2a, लेकिन यहां a क्या है? r नहीं है, 2r, तो आप कहेंगे 2r, तो ये कितनी आएगी? √3r। लेकिन ये बताओ, ये जो केंद्र होगा ये शीर्ष से 2/3 दूरी पर होगा या नहीं होगा? यानी माध्यिका का 2/3 हिस्से पे होगा नहीं होगा? तो आप क्या कहेंगे? सर इसका 2/3 हिस्सा ये रहा। ठीक है, अब आप इसको, भाई 2/3 आ गए ना, तो आप इसको काटेंगे इससे, तो ये √3 आ जाएगा क्या? तो कहने का मतलब ये जो दूरी है ये कितनी आएगी? 2/√3r। ये तो टॉप व्यू से आ गया। तो आप सोचिए ये दूरी कितनी? 2/√3r। अब ये चौथा जो फुटबॉल है, ठीक है, अब एक बात बताओ, ये जो आपने मिलाए थे, ये r, ये r, ये r, कौन से मिलाए हुए हैं? ये सबके केंद्र को मिलाया है। मतलब फुटबॉल के केंद्र से तीनों के केंद्र मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं क्या? अगर वो फुटबॉल कांच का है, सपोज करो आप, भाई आपको तभी तो दिख पाएंगे उनके केंद्र आपस में मिलते हुए। तो आप उसको विजुअल इमेजिनेशन से समझिए कि 3 फुटबॉल पड़े हैं और उनके सबके केंद्र से तरंगे निकल रही हैं, रेडियो एक्टिव वेव्स निकल रही है जो एक दूसरे के सेंटर्स को टच कर रही हैं। इमेजिनेशन करो आप विजुअल इफेक्ट से, एनिमेशन में दिखा नहीं सकता, वरना एनिमेशन से और बढ़िया क्लियर हो जाती है बात। तो कुछ फीलिंग समझ में आ रही है कि तीनों फुटबॉल के केंद्रों से लाइट की एक बीम निकल रही है जो एक दूसरे को केंद्र को मिला रही है, और वो केंद्र, सभी बॉल के केंद्र फर्श से कितनी दूरी पे है? r दूरी पे है।
मतलब आर दूरी ऊपर ही तो ये त्रिभुज बना हुआ है, सही बात है। अब वहां उसके केंद्रक से h हाइट ऊपर उठ रहा है भाई, अब इसके ऊपर ही तो चौथे फुटबॉल का केंद्र स्थित होगा, सममितता बोलते हैं, सिमिलरिटी क्या बोलते हैं मेरे याद है ना, उसके थ्रू दोनों का मतलब इसका केंद्रक और ऊपर रखे फुटबॉल का केंद्र एक दूसरे को मतलब एक दूसरे के ऊपर स्थित होगा। बात समझ में आ गई। और एक दूसरे केंद्रक और केंद्र के बीच की दूरी h डैश मान ले गया, ठीक है। मैं इसको देखो डायग्राम सीधा बना रहा हूं, मान लो ये बॉल है, मान लो ये बॉल है, तीसरी बॉल मुझे दिख नहीं रही और चौथी बॉल इसके ऊपर पड़ी है जो ऐसे पड़ी है, सपोज करो। देखो तीसरी बॉल इन दोनों बॉलों के पीछे है जो मुझे दिख नहीं रही है, लेकिन चौथी बॉल मैंने ऊपर रख रखी है। अब क्या यार साइड व्यू है, आप साइड से देख रहे हैं ना कि टॉप से देख रहे हैं, थोड़ा फीलिंग्स पे जाना। तो देखो एक त्रिभुज बन रहा होगा ऐसा, जिसके बाहर अगर मैं सुई निकालूं बाहर और आप चौथा फुटबॉल रखोगे तो उसके केंद्र से गुजरेगी वो सुई, सिंपल सी बात है। तो कहने का मतलब यहां से ये जो हाइट इसको आप क्या बोलेंगे, h डैश, और ये जो बीच में वॉइड के बीच की जो स्पेस होगी, ये जो दूरी होगी इसको आप क्या बोलेंगे, इसकी भी दूरी r और इसकी भी दूरी r, दोनों मिलके कितनी बनेंगी 2 स्मॉल r, 2r। और ये जो दूरी है यही तो आपने निकाली है 2/√3r, ये दूरी कितनी निकाली है आपने 2/√3, मैंने 2√3 लिख दिया, r नहीं होगी, यही तो बात थी यहाँ पे। कईयों को ये r लग रही है कि सर इसके मत, नहीं, मैं तो ये दूरी बता रहा हूं भाई, इसके ऊपर खड़ी है, ये देखो ये जो नोक है ना, ये दूरी, ये तो क्या है, यहां अगर आप वो वॉलीबॉल बनाओगे ना तो इसके केंद्र से जैसे ही बाहर निकलेगा r दूरी तक निकलेगा और फिर इस ऊपर वाले फुटबॉल पे जाएगा r दूरी तक, तो वो टोटल कितना हो गया, देखो अंदर से इसके केंद्र से बाहर निकला r दूरी तक और ऊपर वाले फुटबॉल में r दूरी तक गया, तो कर्ण कितना हो गया 2r। और ये जो दूरी है वो कितनी है 2/√3r, क्योंकि देखो इसको जैसे आप साइड में दिखोगे ना, एक बात बताओ, इसको आप जैसे ऐसे करोगे ये आपको इसके तिरछा पे महसूस हो रही है, लेकिन ये तिरछा पे नहीं है, ये कितनी दूरी पे है 2/√3r। और इसकी हाइट क्या है h डैश, वही तो केंद्र है कि मतलब चौथे फुटबॉल का केंद्र उससे h डैश दूरी पर स्थित है। तो h डैश कैसे निकालेंगे, h डैश इक्वल टू 2r का होल स्क्वायर माइनस 2/√3r का होल स्क्वायर, कितना आएगा 4r स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर बट्टा 3। तो क्या बाहर 2r आ जाएगा भाई, 4r स्क्वायर कॉमन ले लिया दोनों में तो बाहर 2r आ गया, तो 1 माइनस 1/3 बचता है क्या, और उसको आप क्या लिखते हो √2/3, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, ये किसकी वैल्यू आई h डैश की। मैंने एक बात बोली थी कि सभी जो तीनों बॉल है उसके ऊपर की दूरी h डैश है, लेकिन वो तीनों बॉल का केंद्र है वो फर्श से कितनी दूरी पे है, आपने बोला था r दूरी पे है ना। तो आप एक्चुअल जो हाइट होगी वो क्या होगी h डैश प्लस r, और h डैश का मान कितना है 2r √2/3 प्लस r, सही बात है। ये h डैश नहीं है, ये h है, ये ओरिजिनल एक्चुअल हाइट है। तो आप यहां पे क्या कर सकते हैं r का मान कितना दे रखा है आपको 5 नहीं दे रखा, 5 सेंटीमीटर व्यास वाली, मतलब त्रिज्या कितनी है 5/2। तो आप इस फॉर्मूले में रेडियस रखिए h इक्वल टू 2 इंटू r, बाहर ले लूं क्या मैं, चलो बाद में ले लेंगे, 2 गुणा 5/2 और इधर √2/3 है क्या, और प्लस 5/2, क्या 2 से 2 सिंप्लीफाई हो गया क्या, तो कितना आ रहा है 5 कॉमन ले लो
तो ब्रैकेट में क्या बच गया, √2/3 और प्लस 1/2। ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपका, बहुत शानदार प्रश्न है, कौन सा है, चौथा ऑप्शन। ऐसे होगा। इसमें विजुअल इमेजिनेशन है थोड़ी सी, 3D एनिमेशन से अगर हो पाया तो 2-5-10 दिन में मैं आपको इसका भी एक अलग से मेरे खुद के YouTube चैनल पे बता दूंगा। ऐप पे तो हो ना पाए, अगर एक बार नहीं भी आ पाऊँ तो, लेकिन अभी आप इसको ध्यान रखें, एक इमेजिनेशन भी करना आप, क्योंकि अभी तो 3 बॉल है, एक बार क्वेश्चन एक और आया हुआ है, वो अभी डिस्कस नहीं करेंगे। 4 फुटबॉल रख दे और बीच में एक फुटबॉल ऊपर रख दे, अब उसकी हाइट बताओ कितनी होगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि केंद्र तो वही होगा जो पहले था। अब की बार वॉइड थोड़ा सा अलग हो जाएगा, पहले वॉइड बना त्रिभुजाकार, अब की बार वर्गाकार बनेगा। दोबारा बताऊं, रिपीट करूं, हाँ देखो इधर, हाँ नहीं मैं इसको मिटा नहीं रहा हूं, साथ साथ समझा दूं, आप लिखते रहना। देखिए 3 फुटबॉल को, अब जिनको समझ में आया वो भी समझे और जिनको नहीं समझ में आया वो तो पक्का समझे। 3 फुटबॉल को एक फर्श पे रखो, तीनों फुटबॉल को, और चौथे फुटबॉल को एक बार रखना मत, पहले ये देखो कि तीनों फुटबॉल के केंद्र कहां मिलते हैं। तो आप देखेंगे ये ऊपर टॉप नहीं है, फुटबॉल के जस्ट ऊपर नहीं है, फुटबॉल के केंद्र में, फुटबॉल के तीनों फुटबॉल के केंद्रों को मिलाया तो कैसी आकृति बनेगी, त्रिभुजाकार। अब त्रिभुज में ये खाली जगह है, ये जो खाली जगह है बीच वाली, इसी में ही वो केंद्रक स्थित होगा इसका, चौथे फुटबॉल का। तो ये आप केंद्रक निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था ना कि ज्यामिति, पहले दिन जब मेरी क्लास चालू हुई थी तो मैंने एक ही बात बोली थी कि ज्यामिति डायरेक्ट कभी नहीं पूछेगा, मेंसुरेशन में ज्यामिति का उपयोग करा के मेंसुरेशन के क्वेश्चन पूछेगा। तो ज्यामिति के थ्रू आपको कुछ याद आ रहा हो, केंद्रक निकालना, तो केंद्रक किसका प्रतिच्छेद बिंदु होता है, माध्यिकाओं का। माध्यिका सबसे पहले निकालेंगे तो त्रिभुज कौन सा है, 2R भुजा वाला समबाहु त्रिभुज, तो उसकी माध्यिका निकालने का तरीका होता है √3/2a, और a की जगह क्या रखेंगे 2R, उससे आपके पास माध्यिका की लंबाई आ गई। अब वो केंद्रक माध्यिका पर कहां स्थित होगा, इसके 2/3 भाग पे, तो इसको कर दिया 2/3, इससे लेंथ कितनी आ गई R/√3। कहने का मतलब कि मैं तीनों फुटबॉल के किसी भी केंद्र से चलूंगा ना, मैं किधर R/√3, R/√3 है ना, 2/√3 R चलूंगा ना, तब मैं उसके केंद्र के ऊपर नीचे पहुंचूंगा जो ऊपर फुटबॉल रखा हुआ है। आप इमेजिन, इसको बड़ी पृथ्वी की तरह इमेजिन करना कि 3 ग्रह पास पास पड़े हैं और आप केंद्र पे चल रहे हो, केंद्र बिंदु पे, केंद्र पे लाइनें लगा रखी है, लकड़ियां लगा रखी है, और आप उस केंद्र पे चल रहे हो। तो आप क्या करोगे, अगर एक तो चारों केंद्रों पे घूमेंगे तो आप एक त्रिभुजाकार घूमोगे, पर आपने क्या किया, त्रिभुजाकार नहीं घूमे। आपको पता है एक साइड तो उस वाले उसके गोले की तरफ जा रही है, एक भुजा इस गोले की तरफ जा रही है, और उन गोलों की मिला के टोटल 2R और 2R, लेकिन मैं तो बीच में चल रहा हूं, तो बीच में माध्यिका पे चलूंगा, लेकिन मैं चल रहा हूं 2R/√3। ठीक है, तो मैं ठीक कहां पहुंचूंगा, मैं वहां पहुंचूंगा जहां से ऊपर देखूंगा तो मुझे बड़े वाला फुटबॉल दिखेगा जिसका केंद्र मेरे जस्ट सर के ऊपर होगा। बात समझ में आ गई। अब मैं जो खड़ा हूं, मान लो मेरे वो सर पे टच कर रहा है, तो पहली बात तो मैं खड़ा कहां हूं, केंद्र पे, नीचे भाई जो फुटबॉल दे रखे उनके केंद्र पे, तो मतलब एक तो मैं पहले से ही R हाइट पे हूं, समझ रहे हो मेरी बात। अब की बार इससे बढ़िया नहीं समझा सकता। एक तो मैं पहले से R हाइट पे हूं, अब एक मेरे सर पे ही एक फुटबॉल जो टच हो रहा है, मान लो कि मैं उसके केंद्र पे टच कर रहा हूं, तो मेरी हाइट h' है, समझ रहे हो मेरी बात। मैं उससे कितनी दूरी पे चल के आया हूं, मतलब अगर मैं यहां पहुंच गया हूं और यहां वो केंद्र था, तो मैं कितना चल के आया हूं 2R/√3। तो ये तो क्या हो गया आधार, ये क्या हो गई ऊंचाई। अब देखो वहां से आप ऐसे निकालोगे तो यहां वो गोला खत्म हो रहा होगा और फिर दूसरा गोला यहां चालू हो रहा होगा जिसपे मैं खड़ा हूं, टच हो रहा हूं।
तो उसकी दूरी r और इसके ऊपर वाले की 2r, तो टोटल विकर्ण कितना बन गया, कर्ण 2r, मेरी हाइट h डैश और ये 2r/√3, तो आप h डैश निकाल लेंगे और h डैश को निकाल के किस में जोड़ेंगे, r में। इससे फर्श से वो कितनी ऊंचाई पर उसका केंद्र स्थित है वो दूरी आ जाएगी। अब क्लियर हो गई बात।